नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी आपका एएमसी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम फिजिक्स का हमारा जो टॉपिक वो फिजिक्स चल रही थी। फिजिक्स में आज हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टेम्परेचर। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं टेम्परेचर से, कुछ न्यूमेरिकल टाइप भी बनते हैं, हम आज उनको भी देखेंगे। हम बाकी कुछ बेसिक जो फंडामेंटल इकाई है इसके संबंधित जो सबको बारीक बारीकी से हर चीज़ को समझने की कोशिश करें। देखो, यदि हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर होता क्या है, या फिर हम यदि हीट की बात करें तो हीट या फिर टेम्परेचर में क्या संबंध होगा, सबकी बात हम आज क्लियर कर देंगे। देखो, टेम्परेचर की बात करें तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये है और एक वस्तु मेरे पास ये है। मेरे पास दो वस्तु रखी हैं। यदि मैं मान लेता हूँ कि ये जो मेरे पास एक वस्तु है इसके नीचे मैंने हीट दे दी, इसको किसी भी प्रकार से मैंने ऊष्मा दे दी इस वस्तु को। जैसे मैंने ऊष्मा दी तो मैंने देखा कि ये वस्तु थोड़ी कुछ गर्म हो गई। जैसे मैंने इसको छुआ तो मुझे ये थोड़ी गर्म महसूस हुई। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये एक प्रकार से ये वस्तु कैसी हो गई, उष्ण हो गई। उष्ण मीन्स थोड़ी गर्म हो गई, हॉट हो चुकी है। एक मैंने इसको देखा तो ये तो नॉर्मल थी, इसके नीचे तो कुछ मैंने ऊष्मा दी नहीं, इसके नीचे कुछ जलाया नहीं मैंने इसको हीट दी। तो ये मेरे पास जो वस्तु थी ये थोड़ी शीत थी, या मैं कह सकता हूँ ये एक प्रकार की शीतोष्ण सी या ठंडी थी। जबकि इन दोनों की तुलना के आधार पर बात कर रहे हैं हम, ये थोड़ी ठंडी थी, ये थोड़ी वस्तु कैसे रही, गर्म रही। मुझे कैसा पता चला है कि ये गर्म हुई है ठंडी है? छूने से महसूस हुआ कि छूने से प्रतिक्रिया हुई तो हमें पता लगा कि ये वस्तु ठंडी है और ये कैसी लगी, मुझे गर्म लगी। लेकिन मैं इसको बताऊं कैसे कि ये कितनी गर्म है या फिर ये वस्तु कितनी ठंडी है? तो बस यही बताने के जो काम है यही क्या कहलाता है, हमारा ताप कहलाता है। तो सीधी सी हमारे सामने एक बात निकल के आई कि कोई वस्तु ठंडी है या कोई वस्तु गर्म है। तो इन दोनों को यदि मैं माप की बात करूं तो वो माप ही मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा टेम्परेचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टेम्परेचर। या मेरा क्या कहलाएगा, वो ताप कहलाएगा। तो वस्तु ठंडी या वस्तु की गर्म, वस्तु की उष्ण या वस्तु की शीतोष्ण की जो माप की जाने वाली जो भी हमारे पास इकाई होगी, हम उस इकाई को या उस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं वो क्या कहलाएगा, ताप। चलो, यदि जिस मीटर के द्वारा मैं मापूं, कोई भी मीटर हो, तो हर चीज़ का मीटर होता है, उपकरण होता है जिसके द्वारा हम उसको माप सकते हैं। तो जिस भी मीटर के द्वारा मैं ये मापूं कि ये कितना ठंडा, ये कितना गर्म, तो उस मापने वाले जो मीटर है उस मीटर को कहा जाता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, या हम हिंदी में उसे कह सकते हैं तापमापी। कि ऐसा कोई उपकरण जो ताप को मेजर करे, ताप को मापे। तो ताप को मेजर करने वाला जो भी हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा, उपकरण होगा, तो वो उपकरण को हम क्या कहेंगे, थर्मोमीटर कहेंगे, या हम उसे क्या कह सकते हैं, तापमापी। तो ये तो देखो बेसिक बातें थी भाई, ऐसे होगा ताप को मापेंगे तो इस प्रकार से ठंडा होगा, या फिर हमारे पास हो सकता है वो कैसा हो, गर्म। लेकिन कुछ मापने की कुछ पैमाने होते हैं कि जिस आधार पे हम इसको माप सकते हैं। तो देखो, मात्रक की बात की जाएगी, मापेंगे किसमें? तो देखो, एक तो ऐसा यूनिट होती है, और आपको पता है ऐसा यूनिट बनाई गई थी 1960 में, 1960 में बनाई गई थी। और उस 1960 में जब मीटिंग हुई, काफ़ी देशों के लोग इकट्ठे हुए, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या किया जाए। तो पहले क्या था, अलग अलग पद्धतियाँ चलती थी। आपको मैंने जो मेरी फर्स्ट क्लास थी उसमें बताया था, कुछ MKS पद्धति चलती थी, कहीं IPS चलती थी, तो कहीं CGS पद्धति चलती थी। लेकिन 1960 में सब मिले और कहा कि भाई ऐसे करो कि तुम अलग अलग मत मापो, एक ही पद्धति के द्वारा मापो। तो वो पद्धति बनाई गई थी, वो कहलाई थी हमारी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। और उस अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कुछ 7 मात्रकों को मूल मात्रक कहा गया था, बाकी 2 मात्रक ऐसे थे जिनको व्युत्पन्न मात्रक कहा गया। तो वो जो 7 मात्रक थे उनमें हमारे सामने एक ताप को भी रखा गया था, और ताप की जो SI जो यूनिट रखी गई थी जिसमें मापेंगे हम, तो वो कौन रखी गई थी, केल्विन। तो ये केल्विन आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ताप का SI मात्रक क्या होगा, तो वो क्या होगा, केल्विन। बाकी मापने के पैमाने तो कुछ अलग अलग भी हैं कि ताप को देखो केल्विन में मापा जा सकता है। आपने सेल्सियस का नाम भी सुना होगा, डिग्री सेल्सियस में माप सकते हैं, फ़ारेनहाइट में माप लेते हैं, हम ड्यूमर में माप लेते हैं। तो पैमाने तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम उसको मापेंगे जो हमारे पास SI यूनिट निर्धारित किया गया, और वो कौन होता है, हमारा केल्विन होता है। देखो, नेक्स्ट हम और बात करते हैं। तो मापने की कुछ पैमाने निर्धारित किए हैं। बाकी हम देखो सारे थर्मामीटरों के बारे में पढ़ेंगे
कि कौन सा द्रव वाला होगा तो कौन सा होगा, द्रव के रूप में किसे ले सकते हैं, ठोस के रूप में कौन सा ले सकते हैं, ठोस के द्वारा मापते हैं। जो ताप को अलग अलग थर्मामीटर होता है, कोई ज़्यादा ताप को मापता है तो कोई लो ताप को मापता है। कुछ ऐसे भी होंगे जो लोअर ताप को मापेंगे, बिल्कुल कम माप को। कुछ ऐसे थर्मामीटर होंगे जो बहुत ज़्यादा ताप को माप सकते हैं, जिसका अपना नाम तो सुना होगा पायरोमीटर। जो ज़्यादा बड़े ताप को मापा जाता है वो किसके द्वारा मापा जाता है, पायरोमीटर के द्वारा। कुछ हम पैमाने की बात कर लेते हैं, फिर उन मीटरों के बारे में बात करेंगे, चाहे हाइड्रोजन वाला हो, चाहे आपका प्लेटिनम वाला हो, चाहे सीबेक से प्रभाव से संबंधित हो, चाहे स्टीफन से संबंधित हो। जितने मीटर होंगे हम सबके बारे में चर्चा करेंगे, एक एक के बारे में बारीकी से। लेकिन हम कुछ पैमाने के बारे में बात कर लेते हैं कि पैमाने होते क्या हैं। तो देखो, ताप के कुछ पैमाने बनाए गए हैं, पैमाने कह सकता हूँ मैं। वो पैमाने किस आधार पे होंगे कि ताप को मापा जा सके। जैसे मैं आपसे सीधी सी बात करता हूँ, देखो एक हम यदि दूरी की बात करें तो हम जानते हैं दूरी को ऐसा यूनिट तो क्या कहती है कि उसको आप मीटर में मापो। जैसे मैंने अभी बैक बताया आपको कि पैमाने का जो माप सकते हैं हम किस में माप सकते हैं, केल्विन में। तो ऐसा यूनिट तो कहती है इसको मीटर में मापो। लेकिन भाई साहब मैं नहीं मापूंगा मीटर में, तो ऐसे करो, आप मीटर में नहीं माप सकते तो इसको किस में माप सकते हो, सेंटीमीटर में माप सकते हो। कोई सेंटीमीटर में नहीं माप सकता है तो कोई मिलीमीटर में माप सकता है, कोई और नहीं मापे तो इसको नैनोमीटर में माप सकता है। ये तो एक प्रकार की सारी इकाइयाँ ही तो हैं, ये भी दूरी की, ये भी दूरी की, ये भी दूरी की। कोई और बड़ी मापे तो मीटर में नहीं माप सकता, तो मेरा दोस्त है वो किलोमीटर में माप सकता है। किलोमीटर में नहीं माप सकता है तो मील में माप सकता है। या फिर आप और बड़ी ज़्यादा दूरी की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी है, खगोलीय इकाई भी है। तो दूसरी हमारी जो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष भी तो दूरी की इकाई है। या फिर हम अर्घ की बात कर सकते हैं, अर्घ भी एक प्रकार से क्या है, दूरी की यूनिट है। तो हम इसमें माप सकते हैं, इतने में कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन फिक्स निर्धारित की गई है कि आप ऐसा यूनिट में काम करोगे तो ऐसा यूनिट में तो केवल आपको किसको लेना पड़ेगा, ओनली फॉर मीटर को लेना पड़ेगा। तो इस आधार पर जैसे ये बहुत सारे पैमाने ये अलग अलग है, सेंटीमीटर का कुछ अलग संबंध होगा, मीटर का कुछ अलग संबंध होगा। बात तो वही है कि दूरी थोड़ी घटेगी भाई, अलग अलग पैमाने में मापने से दूरी थोड़ी घट सकती है, नहीं घट सकती। यदि मैं अलग अलग पैमाने में किसी ताप को मापूँ तो क्या ताप घट सकता है, जी बिल्कुल नहीं घटेगा। जो वास्तव में जो एक्चुअली टेम्परेचर होगा किसी वस्तु का वो उतना ही रहेगा। तो ताप के कुछ पैमाने बनाए गए, तो पैमाने सिंपल ऐसे ही थे जैसे होने चाहिए थे। जैसे मान लो एक पैमाना मेरे पास ऐसा था, जैसे फुटा है ऐसा समझ लो आप। एक पैमाना मेरे पास ऐसा बना, एक मैंने दूसरा और बना दिया, वो भी कुछ ऐसा ही था आकार में। एक मैंने तीसरा पैमाना और ले लिया, वो तीसरा भी कैसा था, ऐसा ही था, सेम आकार में था। एक चलो मैं चौथा भी ले लेता हूँ। आपने ये लो, अपने पास कितने पैमाने होंगे, 4 फुटे जैसे पैमाने वही 4 होंगे। कुछ डिजिट भी होते हैं फुटे में, तो जो हम नापते हैं स्कूल में क्लास में उसी हिसाब पर। देखो 2 पॉइंट होते हैं, एक तो बॉइल पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं, या फिर मैं उसको क्वथनांक बिंदु कह सकता हूँ। क्वथनांक बिंदु या उबलने वाला जो पॉइंट होता है ना उससे बॉइल पॉइंट, या फिर मैं उसको भाप बिंदु कह सकता हूँ। ये भी चलेगा कि एक मेरे पास बिंदु जिसे हम भाप बिंदु कह सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ बिंदु होगा, ऐसा कोई तापमान होगा जिस पे पानी उबलने लग जाए, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट, या हम उसे क्वथनांक कह सकते हैं, या हम उसे भाप बिंदु कह सकते हैं। एक हमारे पास ऐसा पॉइंट होगा जो लोअर पॉइंट होगा, या फिर मैं उसे कह सकता हूँ कि वो फ्रीजर वाला पॉइंट होगा जिसपे बर्फ़ बन जाए, या फिर मैं कह सकता हूँ कि बर्फ़ बन जाए तो वो जिस बिंदु पे बनती है वो बिंदु क्या कहलाता है, हमारा हिमांक कहलाता है। क्या कहलाएगा हमारा, वो हिमांक कहलाएगा, हिमांक बिंदु कहलाएगा। तो एक बिंदु हमारे पास हिमांक बिंदु हुआ और एक बिंदु हमारे पास क्वथनांक बिंदु हुआ, या मैं कह सकता हूँ वो कौन सा बिंदु हुआ, भाप बिंदु। अब हम 2 पॉइंटों के आधार पर पूरे पैमानों की स्टडी करेंगे, ठीक है भाई। चलो 2 पॉइंट हो गए। अब यदि एक पैमाना मेरे पास ये था, इसका यदि मैं करूँ कि इस पैमाने का मैं नाम सेल्सियस रख सकता हूँ, सेल्सियस जिसे सी से, या मैं कह सकता हूँ कि ये पैमाने को मैं मान लेता हूँ सेल्सियस पैमाना होगा। दूसरा पैमाना जिसे मैं फ़ारेनहाइट पैमाना कह सकता हूँ, फ़ारेनहाइट, या फिर मैं इसे किससे डिनोट कर सकता हूँ, एफ से, एफ बिंदु से मैं डिनोट कर सकता हूँ कि ये कौन सा पैमाना मेरे पास, फ़ारेनहाइट पैमाना। एक पैमाना ऐसा कुछ होगा हमारे पास जिसका मैं नाम इसको केल्विन रख सकता हूँ, या मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ये हमारे पास एक पैमाना, ये भी कौन सा है, केल्विन। एक और हमारे पास, इसको मैं आर से डिनोट करता हूँ और वैसे इसका नाम लिख देता हूँ रूमर पैमाना। मतलब मेरे पास 4 पैमाने हुए। एक पैमाना हमने सेल्सियस के नाम से रखा, दूसरा हमारा पैमाना था उसको फ़ारेनहाइट रखा,
तीसरा ऐसा पैमाना जो केल्विन था, चौथा ऐसा क्या था हमारे पास, रूमर था। पैमाने उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको दूरी के बताए। हो सकता है ये पैमाना ऐसा हो जो सेंटीमीटर को मापे, ये किलोमीटर को मापे, ये हमारा कुछ और मीटर में मापे या नैनोमीटर में या मिलीमीटर में, जो भी मापना चाहो, लेकिन मापेंगे ये वो दूरी को। लेकिन यहाँ जो ये पैमाने मापेंगे अपने, तो ये पैमाने हमारे तापमान को ही मापेंगे। अब 2 पॉइंट के आधार पर हम देखते हैं। देखो, यदि मैं सेल्सियस पैमाने का कुछ ऐसा बिंदु देखूं जिसपे पानी मेरा फ्रीज हो जाए, मतलब जो पानी है मेरा बर्फ में बन जाए, मैं कह सकता हूं कि ऐसा कोई एक हिमांक बिंदु होगा जिसमें मैं पानी के जमने की बात करूं, तो वो सेल्सियस पैमाने में कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का। तो पानी का जमना सेल्सियस पैमाने में कितने का होगा, 0 से होगा। उसके बाद में क्या होगा, 0 के बाद में पैमाना बढ़ेगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और बढ़ते हुए मैं यहाँ पर प्लस 98 कर सकता हूँ या 99 कर सकता हूँ। और यहाँ पर मेरे एक पास पॉइंट होगा जो 100 वाला होगा, मतलब 100 डिग्री वाला एक पॉइंट होगा, 100 डिग्री वाला। और यदि ये 100 डिग्री सेल्सियस वाला पॉइंट होगा तो इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा बॉइलिंग पॉइंट, या मैं इसे कह सकता हूँ भाप बिंदु कह सकता हूँ, भाप बिंदु या क्वथनांक बिंदु। तो 2 पॉइंट हुए हमारे पास, एक तो सेल्सियस पैमाने का हिमांक बिंदु हुआ, फ्रीज वाला पॉइंट, एक हमारे पास भाप बिंदु वाला हुआ। यदि मैं इसकी बात करूं हिमांक बिंदु, तो डिग्री सेल्सियस में हिमांक बिंदु कितने का होगा, 0 डिग्री का, जबकि भाप बिंदु कितने का होगा, 100 डिग्री का। इसी प्रकार यदि मैं इसमें बीच के एंगल की बात करूं कि इसके बीच के जितने पॉइंट होंगे कितनी दूरी हो जाएंगी, तो देखो 100 में से 0 चले जाएगा तो कितने बच गए, 100। तो ये बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटेगा, 100 बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक जो एक पॉइंट होगा, एक जो डिजिट होगा हमारा, वो 1-1 डिग्री सेल्सियस का होगा। और इस प्रकार से हमारे पास कितने हो जाएंगे, 100 तक हो जाएंगे। ठीक है, चलो हम फ़ारेनहाइट पैमाने में बात कर लेते हैं। तो देखो फ़ारेनहाइट पैमाने का जो हिमांक बिंदु होगा जिसपे बर्फ जम जाती है, वो हमको मानना है 32 फ़ारेनहाइट, मतलब 32 फ़ारेनहाइट पे तो वो हिमांक बिंदु होगा, वैल्यू इक्वल रहेगी। यदि पानी 0 पे जमता है तो फ़ारेनहाइट पैमाने में उसको जमाने की कोशिश करूँ तो वो हमारा फ़ारेनहाइट पैमाने पे कितना डिजिट को दर्शाएगा, 32 को बताएगा। तो 32 डिग्री पर जो 32 फ़ारेनहाइट पर तो पानी जम जाएगा, जबकि मैं पानी के उबलने की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो वो 212 फ़ारेनहाइट का होगा। 32 से 12, उसके बाद में 32 से 33, 34, 35 चलता रहेगा, कब तक पहुंचेगा, 212 तक। इस प्रकार मैं इसके पॉइंटों की बात करूं, कितने पॉइंट हो जाएंगे, तो देखो 212 में से मैं 32 को माइनस करूंगा तो लगभग मेरे पास 180 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ फ़ारेनहाइट पैमाने में जो 2 बिंदुओं के बीच का पॉइंट होगा 32 से 212 के बीच, तो वो कितने बराबर भागों में बांटता है, तो वो दोस्त 180 बराबर भागों में बांटेगा। तो एक भाग कितने फ़ारेनहाइट का होगा, 1 भाग 1 फ़ारेनहाइट का, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से कितने तक चलेगा, 212 तक। क्लियर है, चलो। तो ये 32 तो क्या हुआ इसका हिमांक बिंदु, और जबकि ये 212 क्या हुआ इसका भाप बिंदु। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास जो पैमाना है उस पैमाने की बात कर रहे हैं हम, केल्विन पैमाना। तो केल्विन पैमाने का यदि मैं फ्रीजर पॉइंट की बात करूं कि इसका जो फ्रीजर पॉइंट होगा या इसका जो हिमांक बिंदु होगा केल्विन पैमाने का, वो 273 पे होता है। 273 डिग्री पे जो, तो ये तो हिमांक बिंदु होगा। और यदि मैं इसके भाप की बात करूं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा 373 केल्विन। तो 273 से 373, बीच में 1-1 केल्विन के कुछ पॉइंट होंगे, और 1-1 केल्विन के इसके कितने पॉइंट हो जाएंगे, तो यहाँ इसके जो पॉइंट होंगे वो कितने होंगे, 100। तो मैं कह सकता हूँ कि केल्विन पैमाने में भी बराबर कितने भागों में बांटता है, 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। लास्ट हमारा पैमाना रहा रूमर। तो रूमर को देखो, रूमर का यदि मैं हिमांक बिंदु की बात करूँ कि इसका हिमांक बिंदु कितना होगा, तो 0 डिग्री रूमर होगा। 0 पे तो होगा, लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो पानी के आधार पर बॉइलिंग पॉइंट कितने रूमर का होगा, 80 रूमर का होगा। और इस प्रकार इसे बीच की दूरी की बात करें तो कितने बराबर भागों में बांटता है, 80 बराबर भागों में बांटेगा। तो ये हमारे पास 4 पैमाने, आपको इतना ध्यान रखना है कि चारों पैमानों में कौन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है और इनका जो हिमांक पॉइंट है, जो आपका फ्रीजर पॉइंट है, वो कितना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो एक बार समझो बात को। यदि हमारे पास सेल्सियस पैमाना है तो सेल्सियस पैमाने में हिमांक बिंदु वह बिंदु जिसपे पानी बर्फ बन जाए तो वो कितना का होगा, 0 का होगा। और वह बिंदु जिसमें पानी उबलने लग जाए तो उबलने की बात हो तो वो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस का हमारा क्या होगा, टेम्परेचर होगा।
यदि मैं फ़ारेनहाइट पैमाने में मापता इस चीज़ को तो एफ से तो डिनोट करते हैं इसको। ये 32 फ़ारेनहाइट से लेकर कब तक चलेगा, 212 तक होगा। और इसी प्रकार जो पानी का जो फ्रीजर पॉइंट होगा वो 32 फ़ारेनहाइट का होगा, क्योंकि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितने का होगा, 212 का होगा। और बीच की जो दूरी होगी एक एक फ़ारेनहाइट के कितने बराबर भाग हो जाएंगे, तो ये जो बराबर भाग होंगे ये कितने होंगे, 180 बराबर क्या हो जाएंगे, इसके भाग हो जाएंगे। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूँ हमारे केल्विन पैमाने की, तो केल्विन पैमाने का जो हिमांक बिंदु होगा वो हमारा 273 केल्विन होगा। और उसका यदि मैं इसके हिमांक मतलब फ्रीजर पॉइंट, और यदि मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ, भाप बिंदु की बात करूँ, तो वो कितना होगा, 373। तो 273 से कहाँ तक चलेगा, 373 तक। नेक्स्ट हमारा र्यूमर होगा, तो र्यूमर की बात करें तो र्यूमर 0 से स्टार्ट होगा, जिसका मतलब हिमांक बिंदु होगा जल के साथ तुलना के आधार पर। और जो इसका यदि मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो वो कितना होगा, 80 र्यूमर का। इस पैमाना का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो कौन सा पैमाना होगा आपका, र्यूमर। र्यूमर को हम इतना नहीं पढ़ेंगे, हालांकि इसका संबंध तो ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन इतना वो नहीं है कि इसका इस्तेमाल आजकल बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो वह पैमाना कौन सा जिसका इस्तेमाल बंद हुआ, तो वो कौन सा होगा, र्यूमर। ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो ये 80 ये भाग हुई। अब देखो कुछ पैमाने होते हैं, कुछ तापमान होते हैं, वो एग्जाम में आपसे सीधे भी पूछे जा सकते हैं। बाकी इन पैमानों के बीच कुछ संबंध होता है। संबंध मतलब समझ रहे हो ना आप, संबंध देखो हर चीज़ में होता है। यदि एक ही यूनिट की कुछ बातें हो रही हैं तो उनके बीच से संबंध तो होगा ही होगा। कैसे नहीं होगा, संबंध तो रखना ही पड़ेगा, जरूर ये संबंध नहीं। चलो देखो संबंध कैसा, संबंध में दूरी का उदाहरण लेके चल रहा हूँ, शायद उससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएं। मैं आपसे कहूँ कि भाई चलो ये तो 1 किलोमीटर की बात हो रही है। अब 1 किलोमीटर मीटर में संबंध क्या हो रहा है, तो हमारे साथ संबंध में ये हो रहा है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ये संबंध है इनके बीच का। आप किसकी यूनिट निकाल लो, मीटर में हो तो किलोमीटर में चेंज कर सकते हो, मीटर में तो आप किलोमीटर में तो उसको मीटर में चेंज कर सकते हो, या फिर और भी छोटे चेंज कर सकते हो, सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो। संबंध हमारे पास होता है। तो देखो संबंध क्या होता है इन चारों पैमानों में। और मैं ये कह सकता हूँ ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम हुई थी उनमें हर शिफ्ट में, हर में नहीं तो आप 1-2 शिफ्ट की बुक भी आ चुकी है, जो प्रैक्टिस सेट है उनके लिए भी आप देखना। जो पेपर हुए थे जो लास्ट ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, उनसे आपको हर 1-2 शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। आज हम उन्हीं क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा तापमापी के द्वारा आएगा। जो कौन कौन से तापमापी जिनके द्वारा कितनी लिमिट से कितनी लिमिट तक का ताप को मापा जा सकता है। ये तो है ना कि एक ही तापमान से सब कुछ माप लिया जाए, तो अलग अलग मीटर होंगे, अलग अलग मीटर के द्वारा कुछ सब उनकी सबकी लिमिटेड होती है। जैसे मैं आपसे बात करूँ पारा, तो पारे से कितना मापूंगा, तो आप पारे से भाई साहब -39 से लेकर आप इसको 357 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हो। पारे की जो कैपेसिटी है हम चर्चा करेंगे, लेकिन याद के लिए रख लो 39 से लेकर 357 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान होगा उसको किसके द्वारा मापा जा सकता है, मरकरी के द्वारा, या मैं कह सकता हूँ पारे के द्वारा इसको मापा जा सकता है। इससे ज़्यादा को नहीं माप सकते, ना इससे कम को माप सकते, क्योंकि -39 पे तो ये जम जाता है। अब जम गया तो जमने के बाद तो क्या मापेगा, कुछ नहीं। और इसके 357 के बाद ये क्या करने लग जाता है, उबलने लग जाता है। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा और ये -39 का कौन सा होगा, फ्रीजर पॉइंट होगा। तो इतने के बीच के तापमान हो तो आप इसको इस मीटर के द्वारा मापा जा सकता है। तो मेरा कहने मतलब ये है कि जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतने ही एरिया को माप सकता है। बाकी यदि हमको कम ज़्यादा को मापना है तो आप इसका अलग अलग मीटर होते हैं, उन अलग अलग मीटरों का हम इस्तेमाल करके अलग अलग तापमान को माप सकते हैं। नेक्स्ट है हम इनके संबंध के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि इन पैमानों के बीच क्या क्या संबंध होगा। सी के बारे में, एफ के बारे में, के बारे में और आर के बारे में समझ में आया। सी एफ के आर क्या हुआ, सी एफ के आर हुआ सेल्सियस फ़ारेनहाइट, सेल्सियस फ़ारेनहाइट, केल्विन और रूमर पैमाना। संबंध क्या है, तो संबंध को एक बार सीख लो, उसके बाद में जितने भी न्यूमेरिकल होंगे आप आसानी से कर लो। देखो सेल्सियस पैमाने को किससे लिखते हैं, तो सेल्सियस पैमाने को सर आपने बताया सी से लिखता है, बिल्कुल सही है। माइनस का साइन लगाना है आपको। और सेल्सियस पैमाने का हिमांक बिंदु कितना होता है, तो जिस पे बर्फ जम जाए, तो वो कितना बताया हमने बताया सर, आपने 0 बताया। चलो 0। और इन दोनों के बीच के यदि मैं बीच की दूरी की बात करूं कि सेल्सियस पैमाने में कितनी दूरी होती है, तो मैंने बताया आपको कितने बराबर भाग होते हैं, 100 बराबर भागों में क्या होता है, इसको बांटा जाता है। चलो नेक्स्ट बराबर का साइन लगाना है आपको। फ़ारेनहाइट पैमाने को बात करें तो किससे लिखते हैं हम उसको, एफ से लिखते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने को किससे लिखते हैं, एफ से।
यदि फ़ारेनहाइट पैमाने को F से लिखते हैं तो उसका हिमांक बिंदु कितना बताया मैंने, 32 बताया। तो माइनस का साइन कितना लगाना है, 32 लगाना है, अपॉन इसकी बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा जाता है, तो 32 से खा चलता है वो 212 तक कितने का अंतर आया था, 180 का। तो मैं कह सकता हूँ कि बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटेगा, 180 बराबर भागों में बांटेगा। चलो नेक्स्ट केल्विन लिख लो। केल्विन का माइनस, केल्विन का जो फ्रीजर पॉइंट होता है वो कितना होता है, हिमांक बिंदु, सर वो 273 बताया आपने। और इसकी बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा, तो 100। क्यों, 273 से कहाँ तक चला था वो, 373 तक चला था। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, बाकी मैं कुछ आपके लिए छोड़ूंगा नहीं। बाकी रूमर की बात करें तो रूमर को R से लिखते थे, हिमांक बिंदु 0 था और 0 से 80 तक चलता था, तो उसके बीच की जो दूरी थी वो कितने बराबर भागों में बांटा, 80 बराबर भागों में बांटा। तो ये जो संबंध दिया है, ये संबंध एग्जाम में पूछा जाता है, कौन से बीच में क्या संबंध रहेगा, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। तो ये संबंध होता है, तो आप इस संबंध को ध्यान रखें। अब देखो एक काम कैसे करेगा या हम उसका यूज कैसे करेंगे, तो यूज को समझना। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि एक सेल्सियस पैमाना जिसमें मैं मान लेता हूँ कि C की वैल्यू आपको दे रखी है 37 डिग्री सेल्सियस। ये जो C की वैल्यू आपको कितने दे रखी है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपको केल्विन पैमाने में बताना है कि केल्विन पैमाने में इसकी वैल्यू क्या होगी। नहीं आया समझ में? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सेल्सियस पैमाने में कोई वस्तु का तापमान 37 डिग्री है, कुछ का मान लो, और इसको आपको केल्विन में बताना है कि ये तापमान केल्विन में कितना होगा। तो देखो आपको दो बातें लिखनी है, या तो सेल्सियस और केल्विन का संबंध दे रखा है ना, तो सेल्सियस और किसको लिखना है आपको, केल्विन को। इन्हें दोनों को ही लेना है, बाकी फ़ारेनहाइट को नहीं लेना हमारा, क्योंकि फ़ारेनहाइट से हमारा कोई काम ही नहीं है। हमको तो जिसके बारे में संबंध पूछा है केवल उसके बारे में लिखना है। तो देखो C का लिख लो, तो C माइनस कितना होगा, 0, और बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में, 100 बराबर भागों में बांटेगा। यदि केल्विन की पूछा है हमसे, क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है, केल्विन के बारे में, तो आप केल्विन लिखो। K माइनस कितना होगा, 273 होगा, बटे बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा है, 100 बराबर भागों में बांटा गया। अब देखो C की वैल्यू हमें दे रखी है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 37। तो मैं C की जगह किसको पुट कर सकता हूँ, मैं 37 को मैंने पुट किया, तो ये 37 हो गया मेरा। 37 में से 0 गया तो 37 ही हुआ, बटे मेरे में कितना है, 100 बराबर मेरे पास K माइनस कितना हुआ, 273 तो है ही वैसा का वैसा, डिवाइडेड कितना किया, 100। तो 100 से 100 कैंसिल होगा, हमारे पास 37 बराबर कितना बचा, K माइनस 273। ये माइनस का 273 इधर को आएगा तो ये ऐड हो जाएगा, और ये ऐड हो जाएगा तो लगभग कितना आएगा, ये 310 केल्विन के क्या आएगा, आसपास। तो जो हमारा आएगा उत्तर वो कितना आएगा, 310। भाई इसको इधर भेजेंगे तो प्लस को हो जाएगा, तो 37 प्लस माइनस 273 है, ये इधर को प्लस का होगा, तो 273 37 कितना आएंगे, 310 केल्विन। तो हमारे पास जो 37 डिग्री तापमान है वो किसके बराबर होगा, तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा 310 केल्विन के बराबर। तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके तापमान के बराबर होता है, 50 डिग्री केल्विन किस तापमान के बराबर होगा, 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो आपको केवल बात इतनी ध्यान रखनी है कि जिसका संबंध दे रखा हो वो तो लिखना ही लिखना है, साथ में उसका भी लिखना है जिसको पूछा गया है। तो ये पूछा है तो इन दोनों को लिख लो, इनको छोड़ दो, इसके बारे में लिखना है, इसको छोड़ दो। बाकी याद कैसे करना है तो मैंने आपको बताई, आपको हिमांक बिंदु याद करना है और उनके बीच की दूरी को बात करनी है। यदि हिमांक बिंदु की बात करें तो C माइनस 0, ये हिमांक बिंदु, ये आपका बीच की दूरी, ये फ़ारेनहाइट का हिमांक बिंदु, ये उसकी बीच की दूरी, ये केल्विन का हिमांक बिंदु, ये इसके बीच की दूरी, और ये न्यूमेरिकल का हिमांक बिंदु, और ये इसके बीच की दूरी। ठीक है भाई, चलो एक और न्यूमेरिकल करते हैं। मैं अच्छा सा मिटा देता हूँ मैं इसको, तो बाकी आप चीज़ों को साथ साथ नोट करते ज़रूर चलिएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ रनिंग तो है ही, वैसे स्पेशल तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप उस बात को ध्यान रखना। किस तापमान पर, मैं लिख देता हूँ, किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस, भाई सेल्सियस कहो या डिग्री कहो बात वही है ना, डिग्री सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। आपसे ये पूछा है कि वह तापमान कौन सा है जिस पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कहा इसने
कि वह C और किसके बराबर है, F के बराबर। मतलब वह तापमान कौन सा है जिस पे डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो देखो C और F के बारे में समझ पूछा है तो आप इनको दोनों को लिख लो। C - 0 होगा तो बीच की दूरी 100 बराबर भागों में, F का आपको पता है F माइनस सीमांक बिंदु 32 होगा और इसकी बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में, 180 बराबर भागों में बांटा गया। अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे कहा है कि C बराबर F है। इसका मतलब है कि आप C की जगह किसको लिख सकते हो, F को लिख सकते हो। मैं यहाँ C की जगह F को लिखूंगा, देखो F में 0 गया तो कुछ नहीं बचा, ये तो फालतू की बात हुई। यहाँ पर तो C की जगह मैंने क्या लिखा, F। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होंगे, तो C की जगह मैंने F लिखा, F डिवाइडेड 100 और F माइनस मेरे पास 32 बटे कितना हुआ 180। चलो इसको मैं काट लेता हूँ। देखो 20 से काट लो आप, 0 से 0 काट लो, तो 2 से काट लो। चलो 2 नाम 18 और 2 5 कितने हो गए, 10 हो गए। वजर गुना कर लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये तो हो जाएगा 5F, इसको मैं करूँगा तो कितना का 5F माइनस 5 को फिर 32 से भी तो गुना करना पड़ेगा, और 32 5 कितने होंगे 160, 160 होंगे, 160 होगा ना, 160 ही होंगे बराबर। F को 9 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा F9, ठीक है 9F या F9 बात हुई है। चलो 9F कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 9F। अब हम क्या करें, तो इसको देखो इधर भेज देता हूँ मैं, या फिर इसको इधर ले आता हूँ, इसको भेज देता हूँ इधर। ये 5F है, 5F को 9F के पास भेजूंगा तो ये प्लस का इधर को किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पर तो ये माइनस का साइन तो बचेगा, तो ये तो मेरे पास माइनस 160, ये इधर को चले जाएगा तो ये 9F माइनस कितना 5F, कितना बचेगा मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास बचेगा ये 4F बचेगा। 4F बराबर बाहर कितना है 1 माइनस 60, 160 है। 4 से काटूंगा तो 4 बार कटेगा तो कितना है 40, तो फ़ारेनहाइट पैमाना जो भी होगा वो कितना होगा -40। तो वह तापमान कौन सा होगा जिस पे डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट इक्वल रहेंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। F बराबर कितना होगा -40 होगा, ठीक है भाई -40। अब मैं देखो आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कोशिश करना। यदि आप वीडियो देख रहे हो तो आप इन सवालों करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी जो भी आपका आंसर आता हो वो आंसर आप कमेंट बुक में ज़रूर दें, ताकि मैं देख सकूं कि हाँ आप लोगों को कितना समझ में आया है कितना नहीं आया। देखो मैं आपको कुछ तापमान लिख रहा हूँ, बेसिक तापमान है। जैसे मान लो एक तो जल का जमना, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जल का जमना किस तापमान पे जमेगा। एक मैं नॉर्मल कमरे के तापमान की बात कर लेता हूँ कि नॉर्मल कमरे का तापमान कितना होगा। एक हमारे शरीर की भी तो बात करें, मानव शरीर वाला, और एक मैं जल का उबलने वाले। बहुत है 4 बातें। उबलना, जल का बॉइलिंग पॉइंट या उबलना वाला, जल उबलना आपको बताना है, सेल्सियस में बताना है, एक फ़ारेनहाइट में बताना है, एक आपको केल्विन में। रूमर में बताओ तो बता देना, बाकी केल्विन में तो आपको बताना है। देखो जल के उबलना मैं बता देता हूँ 2। तो भाई जल का उबलने की बात हो रही है तो जल का उबलेगा कितने पे, सेल्सियस पे। जमेगा किस पे, तो 0 पे। जो हिमांक बिंदु होगा वो जो फ्रीजर पॉइंट होगा वही होगा। तो 32 F का 32 K का कितना हो जाएगा 273। बाकी आपको कमरे का तापमान का बताना है, मैं सेल्सियस में दे देता हूँ। कमरे का जो तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है और मानव शरीर का जो तापमान वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बाकी उबलने की बात करें तो जल उबलता कितने पे, तो जल आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो ये भी आपको पता होगा। जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा फ़ारेनहाइट का कितना होता है, फिर आपको पता है 212, और केल्विन का कितना होगा 373 केल्विन। अब आपको ये बताना है कि कमरे का तापमान 27 की वैल्यू फ़ारेनहाइट में क्या होगी, केल्विन में क्या होगी। अरे मानव शरीर का तापमान आपका फ़ारेनहाइट में क्या होगा, केल्विन में क्या होगा। ये आपको 4 आंसर देने हैं, कमरे का तापमान और मानव शरीर के तापमान, जो आपको फ़ारेनहाइट और केल्विन में बताना है। आई होप कि ये छोटा सा टॉपिक था, बाकी हम उसके मीटर के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगा इससे संबंधित। ताप से अभी ताप कंप्लीट नहीं हुआ है। जितने भी हमारे मीटर होंगे, चाहे वो ठोस से संबंधित हो, गैस से हो, गैस भी होते हैं, हाइड्रोजन तापमापी, नाइट्रोजन तापमापी, और इसके अलावा जो भी हमारा वीडियो आएगा वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। कब, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। धन्यवाद दोस्तों।